नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा के संदर्भ में संस्कृत विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस श्रृंखला की और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, हरये रोचते भक्ति ही वाक्य में हरये पद में विभक्ति कौन सी है? 4 विकल्प दिए हैं, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या सप्तमी। तो हरये पद में विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। ये रूप जो चलते हैं इसमें हम जानते हैं कि हरये पद चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। अब यदि पूछा जाए कि हरये में किस सूत्र से चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, तो सूत्र हमें मिल जाता है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से हरये पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रुचि अर्थ वाली क्रियाओं में जो प्रीयमाण होता है, प्रसन्न होने वाला होता है, उसमें चतुर्थी प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है ये आपको बताना है। तो परिमाण मात्र में प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या फिर पंचमी, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये सूत्र कहता है कि प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्दों में लिंग मात्र में, वचन मात्र में और परिमाण मात्र में, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये कहता है कि परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग मात्र में भी प्रथमा होती है, प्रातिपदिक में प्रथमा होती है और वचन मात्र में प्रथमा होती है। तो ये विकल्प सही उत्तर है इस दूसरे प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। तो यहाँ पर पद कौन सा रेखांकित है? रेखांकित कर लेते हैं, व्यायामेन। अब ये जो रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक बताना है। कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है या फिर अपादान है। देखिए व्यायामेन लिखा हुआ है और व्यायामेन जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है और हम जानते हैं कि तृतीया विभक्ति में कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो जो तस्मै पद है इसमें आपको विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। ये रूप जो चलते हैं ये हमें बताते हैं कि जो तस्मै पद है ये किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो तस्मै पद ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं? तो अकथितम च ये जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, इसके अंतर्गत कितनी धातुएं द्विकर्मक होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देने के लिए 4 विकल्प दिए जा रहे हैं और इन 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा? 10 धातुएं होती हैं, 13 होती हैं, 14 होती हैं या 16 होती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या मिल जाता है हमें? 16 धातुएं। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम, वाक्य में अव्यय पद आपको ढूंढना है। ये जो वाक्य है इसमें अव्यय पद कौन सा है? दूरीकरणाय है, नगरे है, आवश्यकम है या संप्रति है। तो ये जो 4 विकल्प हैं इन 4 विकल्पों में अव्यय पद कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, संप्रति ये अव्यय है। और अव्यय में एक ऐसा अव्यय है, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और मनोविकार सूचक। तो ये जो संप्रति अव्यय है ये क्या है, कैसा है? ये है आपका क्रिया विशेषण। डी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जानीहि ज्ञा धातु का रूप है। अब जानीहि ये ज्ञा धातु का रूप है, लेकिन किस लकार का है, किस पुरुष का है और किस वचन का है, ये विकल्प में दिया हुआ है, आपको बताना है। तो जानीहि ज्ञा धातु का रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या फिर
लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, अथवा लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। तो ये जो चार विकल्प हैं इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और वचन कौन सा है बोलिए? एक वचन है। ज्ञा धातु के जब हम लोट लकार में रूप पढ़ते हैं तो इसके रूप चलते हैं जानातु जानीताम जानन्तु, ये हैं प्रथम पुरुष के रूप। मध्यम पुरुष में रूप चलते हैं जानी ही, और देखिए आपसे जानी ही पूछा गया है, तो जानी ही, जानीतम और जानीत ये मध्यम पुरुष के रूप होते हैं। और उत्तम पुरुष में रूप बनते हैं जानान, जानाव और जानाम। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? क्रिया में जो वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित होती है उसके लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? अक्त्वा प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय का, अक्त प्रत्यय का या फिर शत्र प्रत्यय का? तो देखिए यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय हमारा कैसा होता है? ये पूर्वकालिक होता है, ये पूर्वकालिक क्रिया बनाता है। तुमुन प्रत्यय हेतुवाचक होता है, के लिए के अर्थ में या क्रिया का कारण बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अक्त प्रत्यय भूतकालिक होता है, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए भूतकाल की क्रिया बनाता है, इसके द्वारा बने हुए पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अच्छा, अक्त और तुमुन के द्वारा बने हुए पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अब ये तीनों विकल्प जो हैं ये सही नहीं है, सही विकल्प हमारे सामने एक ही है, कौन सा? शत्र प्रत्यय। शत्र और शानच ये दो प्रत्यय होते हैं जो वर्तमान काल की निरंतरता को बतलाते हैं, और इनके द्वारा बने हुए जो पद होते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, शत्र प्रत्यय। अगला प्रश्न, मया रामः दृश्यते, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या बनेगा? मया रामः दृश्यते, इस वाक्य का क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करना है। और जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा रूप बनेगा या कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए मया रामः दृश्यते, यहाँ पर देखिए तीन पद हैं, मया है, रामः है और दृश्यते है। इसमें मया क्या है? कर्ता है, रामः क्या है? कर्म है, और दृश्यते क्या है? क्रिया है। अच्छा, जब कर्ता कर्म क्रिया है तो इसमें करना क्या है? ये कर्मवाच्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्ता में तृतीया लगी है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया लगती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा लगती है, तो देखिए रामः में प्रथमा लगी हुई है, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है आत्मनेपद की, तो दृश्यते क्रिया आत्मनेपद की कर्म के अनुसार प्रयुक्त है। करना क्या है? मया जो तृतीया का कर्ता है इसको प्रथमा में ले आना है, तो मया से प्रथमा में हम क्या बनाएंगे? अहम बनाएंगे। अब अहम हमको तीन विकल्पों में मिल रहा है, ए, बी और सी में। ठीक है, आगे देखते हैं। रामः जो कर्म है जिसमें यहाँ प्रथमा है, जब इसको हम परिवर्तन में लाएंगे, कर्तृवाच्य में लाएंगे इसको, तो रामः हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि यह कर्म है। तो देखिए द्वितीया विभक्ति कहाँ कहाँ दिया है, तो यहाँ तो रामः में प्रथमा है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ रामम है, यहाँ भी रामम है, दोनों में द्वितीया है। अब ये दोनों जो हैं इनमें से कौन सा सही होगा ये अब पता चलेगा दृश्यते क्रिया से। दृश्यते क्रिया जो है ये है आपकी आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की। ठीक है, और जब हम इसको कर्तृवाच्य में लाएंगे तो ये क्रिया लगेगी कर्ता के अनुसार, और कर्ता है आपका उत्तम पुरुष का एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगी। अब यहाँ देखो कर्ता जो अहम है इसमें क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लगी है क्या? तो क्रिया दर्शयाम जो लिखी है गलत लिखी है। दृश्य धातु के जब हम लट लकार में रूप बनाते हैं तो रूप बनते हैं पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ और पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हमको मिल रहा है वो कौन सा है? अहम रामम पश्यामि, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा। मैं मुख से बोलता हूँ इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा? चार विकल्प दिए हुए हैं। मैं मुख से बोलता हूँ, इसमें देखिए कर्ता है मैं, बोलना क्रिया है, और बोलने की क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? मुख। और जो अत्यंत सहायक होता है कार्य करने में वो करण होता है, और करण में हम तृतीया लगाते हैं। और अब इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि चार विकल्पों में सही विकल्प कौन सा होगा। तो मुख करण है, उसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर तृतीया में मुख दो जगह लिखा है,
तीसरे विकल्प में और चौथे विकल्प में दोनों में मुखेन लिखा हुआ, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। अब दोनों में से कौन सही है ये हमें पता चलेगा क्रिया से। देखिए वदिष्यामि क्रिया, मैं मुख से बोलता हूँ, क्या ये क्रिया वर्तमान काल की है? नहीं है। वर्तमान काल की क्रिया लट लकार की क्रिया हमको कहाँ मिल रही है? डी विकल्प में, अहम मुखेन वदामि, वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावह वदामः। तो अहम करता है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, और ये क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की कहाँ है? लट लकार की, ये है डी विकल्प में। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है, डी विकल्प सही उत्तर है। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्या जिसमें छात्रों को रसानुभूति कराना ये उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल है। काव्य शिक्षण के द्वारा हम बच्चों को रसानुभूति कराते हैं, बच्चे काव्य पढ़ करके रस की अनुभूति करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। काव्य को हम गति यति और लय तथा भाव के अनुसार ही पढ़ते हैं, तो बी विकल्प भी सही है। और आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि करना या कविता के उदात्त भावों का विकास करना, तो देखिए रसानुभूति कराना उद्देश्य होता है, गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना ये भी उद्देश्य होता है, और कविता के उदात्त भावों का विकास करना ये भी उद्देश्य होता है। शब्द भंडार में वृद्धि करना ये उद्देश्य नहीं होता है, और जो उद्देश्य नहीं होता है वही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो सी विकल्प सही है 11वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? जब गद्य का शिक्षण किया जाता है तो उसमें किसका महत्व नहीं होता है ये बताना है। अनुकरण वाचन का महत्व नहीं है, या विचार विश्लेषण का महत्व नहीं है, काठिन्य निवारण का महत्व नहीं, या फिर लय युक्त सस्वर वाचन का। तो देखिए गद्य शिक्षण में अनुकरण वाचन का महत्व होता है, विचार विश्लेषण का भी महत्व होता है, काठिन्य निवारण का भी महत्व होता है। अगर कोई कठिन शब्द आ जाता है तो अध्यापक द्वारा उस कठिन शब्द की कठिनाई को दूर किया जाता है, तो ये भी होता है। लेकिन गद्य है तो गद्य को लय युक्त सस्वर वाचन करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। सस्वर वाचन केवल होता तब तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ सस्वर वाचन कैसा है? लय युक्त, और लय युक्त सस्वर वाचन गद्य का नहीं होता है, किसका होता है? काव्य का होता है। तो ये चौथा विकल्प ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसका महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन का महत्व नहीं है, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न पुनः पेडागॉजी से, और क्या कह रहा है प्रश्न? श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना, श्लोक में हर एक पद का अर्थ बताते जाना, ये किस प्रणाली का द्योतक है? तो जब हम श्लोक चाहे गद्य हो या पद्य हो, यहाँ पर श्लोक है तो हम पद्य की बात कर रहे हैं, गद्य हो या पद्य हो, दोनों ही प्रकार के साहित्य में जब हम एक एक पद का अर्थ बताते हैं तो वह किस प्रणाली का द्योतक होता है? वह द्योतक होता है किसका? व्याख्या प्रणाली का। व्याख्या प्रणाली में, व्याख्या पद्धति में हम हर एक शब्द का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। जब कोई अध्यापक, कोई शिक्षक संस्कृत भाषा में कहानी का शिक्षण करे तो उसे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, शिक्षण किसका है? कहानी का। तो कहानी शिक्षण में चित्र या मुखौटा के प्रयोग से बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वार्तालाप से? बिल्कुल नहीं। वार्तालाप करना चाहिए, चित्र या मुखौटों का प्रयोग भी करना चाहिए, हाव भाव का प्रदर्शन करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इससे भी नहीं बचना चाहिए। बचना किससे चाहिए? तो पुस्तक के प्रयोग से। पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पुस्तक का प्रयोग करेंगे तो हम केवल किताबी भाषा का प्रयोग करेंगे, और जब बिना पुस्तक के हम कहानी बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो कहानी को अपने शब्दों में आसान तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? पुस्तक के प्रयोग से। जितनी अधिक आप मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे कहानी उतनी ही प्रभावशाली होगी, बच्चों पर उतना ही वो अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो डी विकल्प सही उत्तर है 14वें प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। जो फ्लैश कार्ड होता है ये कैसी शिक्षण अधिगम सामग्री है? श्रव्य एवं दृश्य है क्या? तो नहीं है। श्रव्य है, ये भी गलत है। तो ये कैसी सामग्री है? ये सामग्री कैसी है? दृश्य है। फ्लैश कार्ड केवल देखा जाता है, दृश्य सामग्री है ये। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामेण बाणेन हतो बाली।
राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में करण कौन है? तो देखिए करण जो होता है, करण कारक में हमको पता है विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया होती है, और तृतीया विभक्ति जिसमें होगी वही करण कारक होगा। लेकिन यहाँ पर तो तृतीया दो में है, रामेण में भी है और बाणेन में भी है। अब ऐसा क्यों है? ये वाक्य जो है ये है कर्मवाच्य का, और कर्मवाच्य के वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता में भी तृतीया लगती है। किस सूत्र से? कर्तृकरणयों तृतीया सूत्र से। तो अब रामेण ये कर्ता है, लेकिन तृतीया में क्यों लिखा है? क्योंकि ये अनुक्त कर्ता है, कर्मवाच्य का कर्ता है, तो ये तृतीया में लिखा गया है। अब राम के द्वारा बाली मारा गया है, लेकिन राम के द्वारा बाली को मारने में सहायक कौन हुआ है? बाण, और जो कार्य में सहायक होता है वहीं करण होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। पंचमी विभक्ति में एक सूत्र हम पढ़ते हैं भीतरार्थानाम भय हेतु, और ये सूत्र कहता है कि भी अर्थात डर या भय, और त्रा मतलब रक्षा करना। इन अर्थ वाली क्रियाओं में जो भय का या रक्षा का हेतु होता है, कारण होता है, उसमें पंचमी का प्रयोग करते हैं। अब इस सूत्र का उदाहरण बताना है। रक्षमाम पापात या वृक्षात पत्राणि पतंति, असौ उपाध्यायात अधीते या रामः पापात जुगुप्सुते। तो देखो भी और त्रा, भी माने भय, त्रा माने रक्षा। रक्षा की बात किस विकल्प में आ रही है? तो रक्षा की बात हो रही है किस विकल्प में? पहले विकल्प में। इसका मतलब यह है कि पहला विकल्प ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? हम सब जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। डी विकल्प सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? तो हमारे यहाँ लकारों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। और इन 10 लकारों में जो एक लकार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेट लकार। ये लेट लकार केवल कहाँ प्रयुक्त होता है? वैदिक संस्कृत में। इसका लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। तो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है जो केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है? वो है लेट लकार। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कराना, छात्रों के सूक्त भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, या छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। तो देखिए अभिनय कला का विकास जो होता है ये होता है नाटक में, और नाटक क्या है? दृश्य काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। एक केवल सुनने वाला काव्य होता है, एक देखने वाला काव्य होता है। और अभिनय कला का विकास कहाँ होता है? नाटक में होता है, गद्य में नहीं होता है। तो इसके लिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा 20वें प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। किस सिद्धांत में, किस शिक्षण विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं? तो जहाँ पहले उदाहरण दिए जाएं फिर नियम बताए जाएं वो होती है आगमन शिक्षण विधि। लेकिन यहाँ पहले नियम है फिर उदाहरण है, और निश्चित रूप से ये कौन सी शिक्षण विधि है? निगमन शिक्षण विधि है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? निगमन विधि के नाम से जानते हैं। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। छात्रों को उच्चारण का अभ्यास कराना है, और उच्चारण के अभ्यास के लिए नीचे 4 शिक्षण सहायक सामग्रियां दी जा रही हैं। इनमें से किस सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक के द्वारा करना चाहिए? तो उच्चारण के अभ्यास में श्याम पट्ट का कोई काम होता है क्या? नहीं होता है। फ्लैश कार्ड का काम होता है? इसका भी नहीं। रेडियो का? ये भी नहीं। उच्चारण में कार्य होता है किस सहायक सामग्री का? टेप रिकॉर्डर का। टेप रिकॉर्डर में बच्चे के उच्चारण को हम रिकॉर्ड करके बच्चे को सुना सकते हैं और उसकी गलतियों से उसको हम परिचित करा सकते हैं। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से पेडागॉजी से ही है। संस्कृत में कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल है। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये उद्देश्य नहीं है। छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, बिल्कुल है। छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना, ये भी उद्देश्य होता है। जब हम कथा कहानी का शिक्षण करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कहानी सुन करके बच्चा कल्पनाशील बनता है, कल्पना जगत में खोता है, नई नई कल्पनाएं करता है।
और जब कल्पनाएं करता है तो उसकी तर्क शक्ति भी विकसित होती है और कहानियों के माध्यम से छात्रों के चरित्र का भी निर्माण होता है। लेकिन कहानियों के शिक्षण का उद्देश्य संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की कौन सी परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी? केवल लिखित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, मतलब केवल बच्चों को हम लिखित परीक्षा में सम्मिलित करें, केवल मौखिक परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, या शास्त्रार्थ होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक दोनों? तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली कौन सी उपयुक्त होती है? वह प्रणाली जो लिखित एवं मौखिक दोनों होती है, वह प्रणाली उपयुक्त होती है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम है। अमात्य किसको कहते हैं? अमात्य कहते हैं मंत्री को। तो राजा शूद्रक, और राजा शूद्रक किस ग्रंथ में है? यह है कादम्बरी में। तो राजा शूद्रक जो थे, जिनकी विदिशा नाम की नगरी है बेतरवती नदी के किनारे, उनके प्रधान अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वैशंपायन है क्या, कुमारपालित है, पुंडरीक है, या फिर चंद्रापीड? तो चंद्रापीड तो राजकुमार हैं, तारापीड के पुत्र हैं और कादम्बरी कथा के नायक हैं। पुंडरीक ये कौन है? तो ये चंद्रापीड के पूर्व जन्म का नाम है। और कुमारपालित ये कौन है? ये अमात्य हैं किसके? शूद्रक के हैं। और वैशंपायन कौन है? तोता है ना? तो 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारपालित। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम क्या है? कुमारपालित है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचयिता कौन हैं? काव्यादर्श के रचयिता भास हैं, भारवी हैं, शूद्रक हैं, या फिर दंडी हैं? तो काव्यादर्श, इसके पहले की जो श्रृंखलाएं हो चुकी हैं उनमें हम कई बार बात कर चुके हैं। काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा और दश कुमार चरितम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? दंडी की हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? तो उत्तर रामचरितम राम का चरित्र इसमें वर्णित है और निश्चित रूप से रामायण कालीन समाज के और संस्कृति के वर्णन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 27वें प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नांकित में कौन भवभूत की रचना नहीं है? 4 रचनाएं दी हैं, इनमें से भवभूत की रचना कौन सी नहीं, ये बताना है। तो महावीर चरितम भवभूत की रचना है, नैषधि चरितम भवभूत की रचना है, मालती माधवम भवभूत की रचना है, उत्तरामचरितम भवभूत की रचना है। क्या ये चारों रचनाएं भवभूत की हैं, या इनमें से कोई एक ऐसी रचना है जो नहीं है? तो देखिए, कौन सी रचना भवभूत की नहीं है ये पूछा गया, इसका मतलब इसमें से 3 ही रचनाएं भवभूत की हैं, कोई एक ऐसी रचना है जो भवभूत की नहीं है। तो नैषधि चरितम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नैषधि चरितम जो है ये श्रीहर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। और ये महाकाव्य है, इसमें 22 सर्ग हैं और ये ग्रंथ हमारा आता है किसके अंतर्गत? बृहत्त्रयी के अंतर्गत। महावीर चरितम भवभूत की रचना है, मालती माधवम है और उत्तरामचरितम है। नैषधि चरितम इनकी रचना नहीं है, इसलिए बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है वह महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? किस पर्व से लिया गया है? स्त्री पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व, या भीष्म पर्व? तो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का संदेश जो ये महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित है। डी विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अभिमारकम नाटक के प्रणेता कौन हैं? अभिमारकम नाटक के प्रणेता कालिदास हैं क्या? तो कालिदास तो नहीं हो सकते। इनके 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है। श्रीहर्ष का नाटक है, इनका भी नहीं है। इनकी रचना का नाम क्या है? नैषधि चरितम है। शूद्रक ये भी नहीं है, इनकी रचना का नाम है, इनका नाटक जो है वो है मृच्छकटिकम। अब एक ही विकल्प हमारे सामने बच रहा है, वो कौन सा है? भास। तो अभिमारकम नाटक के प्रणेता कौन हैं? भास हैं। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इस उत्तर के साथ ही ये श्रृंखला हमारी आज की यहीं पर संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आपको समझ में आई होगी और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, सहायक सिद्ध होने वाले हैं। आज की ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम पुनः इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलते हैं, तब तक नमस्कार।